विद्यार्थियों, हम लोकसभा की शक्तियों पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने विधायी, वित्तीय और कार्यपालिका शक्ति पर चर्चा कर ली थी। अब हम देखते हैं उसकी जो दूसरी जो महत्वपूर्ण शक्ति है, अन्य चौथी जो है वो है संविधान के संशोधन से संबंधित शक्ति। जहां एक ओर लोकसभा को सामान्य विधेयक पारित करने का अधिकार प्राप्त है, वहीं दूसरी ओर उसे संविधान में संशोधन परिवर्तन करने का अधिकार भी प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन का कार्य संसद के द्वारा ही किया जा सकता है और उसी अनुच्छेद में उस प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है जिसे संविधान के संशोधन में अपनाना होता है। संविधान के संशोधन के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति समान है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और उन्हें तभी पारित समझा जाएगा जबकि उन्हें संसद के दोनों सदनों अलग अलग अपने कुल बहुमत एवं उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों 2/3 बहुमत से पारित कर दे। संविधान के अधिकांश प्रावधानों में अकेली संघीय संसद के द्वारा ही परिवर्तन किया जा सकता है। केवल कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए भारतीय संघ के आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। भारतीय संसद की संविधान संशोधन संबंधी शक्ति जो है का विवेचन के बाद अब हम देखते हैं कि निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य उसके क्या है। लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के साथ सदस्य तथा राज्य विधानमंडल तथा संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। लोकसभा के द्वारा सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है तथा वह उन्हें पदच्युत भी कर सकती है। नेक्स्ट है जनता की शिकायतों का निवारण। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं, अतः उनके द्वारा जनता की शिकायतों, जनता के विचार और भावनाएं सरकार तक पहुंचाई जाती है। लोकसभा के सदस्य इस बात की चेष्टा करते हैं कि सरकार अपनी नीतियों का निर्माण एवं कार्यों का संपादन जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए करे। यदि सैद्धांतिक अध्ययन के स्थान पर वास्तविक अध्ययन किया जाए तो कहा जा सकता है कि लोकसभा सबसे अधिक प्रमुख रूप से यही कार्य संपादित करती है। इसके अतिरिक्त कुछ विविध कार्य भी जो है लोकसभा अन्य कार्य भी करती है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए यदि राज्यसभा प्रस्ताव पास कर दे तो इस प्रस्ताव का लोकसभा के द्वारा अनुमोदन जो है आवश्यक होता है। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध भी महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है। राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा के 1 महीने के अंदर संसद से स्वीकार करना आवश्यक है, अन्यथा इस प्रकार की घोषणा 1 महीने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और यदि राष्ट्रपति सर्वक्षमा यानी एमनेस्टी देना चाहे तो उसकी स्वीकृति संसद से लेना आवश्यक है। लोकसभा की शक्तियों के अध्ययन से हम देखते हैं कि यदि संसद देश का सर्वोच्च अंग है तो लोकसभा संसद की सर्वोच्च अंग। जनता का प्रतिनिधि सदन होने के कारण लोकसभा संसद के महत्वपूर्ण शक्तियों पर प्रभावशाली अंग है और इस दृष्टि से लोकसभा को ही संसद कह दिया जाए तो अनुचित नहीं होगा।
तो इस प्रकार हमने जो है संसद, भारतीय संसद के इस जो अपने जो चैप्टर के अंतर्गत हमने दोनों सदनों की पृथक पृथक शक्तियों का विवेचन किया। और यदि हम दोनों सदनों की तुलनात्मक शक्तियों का अध्ययन करें तो उसमें हमें यही दिखाई पड़ता है कि एक तो दोनों में जो क्या भेद है कि दोनों सदन में कि लोकसभा, दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा संसद का प्रथम सदन अथवा निम्न सदन है और राज्यसभा द्वितीय और उच्च सदन है। यह लोकप्रिय सदन का लोकसभा को लोकप्रिय सदन और राज्यसभा को वरिष्ठ सदन भी कहा जाता है। इसी प्रकार प्रतिनिधित्व के संबंध में देखें तो लोकसभा भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा भारतीय संघ की इकाइयों अर्थात राज्य और संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। सदस्य संख्या की दृष्टि के संबंध में भी हम देखें कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है और वर्तमान में यह 545 है। और राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 12 सदस्य मनोनीत और 238 परोक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, है ना। तो इस प्रकार और लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा से दुगनी से भी अधिक है और संयुक्त बैठक में जो सदस्य संख्या ही लोकसभा की शक्ति का आधार है ना। यानी जब किसी विधेयक पर दोनों में मतभेद हो जाता है तो उस संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और चूंकि लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों की तुलना में ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो विधेयक के भाग्य का निर्धारण लोकसभा के द्वारा ही किया जाता है और वह अपने बहुमत के आधार पर उसे पारित करवा सकती है। निर्वाचन के संबंध में भी दोनों की शक्तियों की हम तुलना करें तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है और प्रत्यक्ष निर्वाचन तरीके से होता है और राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। इसी प्रकार कार्यकाल के संबंध में हम देखें तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। इसके द्वारा एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इतने ही नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। विधेयकों के संबंध में यदि हम शक्तियों की तुलना करें तो सैद्धांतिक दृष्टि से साधारण या अद्वितीय विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों की शक्तियां बराबर है। साधारण विधेयक दोनों सदनों में पहले किसी भी जो है सदन में पेश किए जा सकते हैं, परंतु यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक के बारे में मतभेद हो जाए तो अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक में बहुमत के आधार पर उस विधेयक के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा से दुगनी से भी अधिक होने के कारण संयुक्त बैठक में लोकसभा की इच्छा अनुसार ही कार्य होने की संभावना अधिक होती है। और वित्तीय विधेयकों के संबंध में जब हम चर्चा करें तो वित्तीय विधेयक जो है सर्वप्रथम लोकसभा में ही जो है प्रस्तावित किए जाते हैं, है ना। और लोकसभा से पारित होने पर ये राज्यसभा में आते हैं, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक किसी विधेयक पर विचार किया जा सकता है। राज्यसभा के सुझावों को मानना या न मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इस तरह से विधायी क्षेत्र में जो है वह लोकसभा की शक्तियाँ अधिक हैं। संवैधानिक संशोधन के संबंध में दोनों के सदनों की शक्तियां समान हैं। संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और उसे संसद के दोनों सदनों के द्वारा अपने विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार कार्यपालिका के नियंत्रण के संबंध में हम देखें तो संसदात्मक शासन में मंत्रिमंडल संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति ही उत्तरदायी होता है। अतः भारत में भी मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं।
राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर मंत्रिमंडल को पदच्युत करने का अधिकार केवल लोकसभा को ही प्राप्त है। अतः कार्यपालिका पर नियंत्रण की दृष्टि से लोकसभा राज्यसभा की तुलना में निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली है। अन्य कार्यों के संबंध में कि दोनों ही जो सदनों के सदनों की शक्तियां समान हैं, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों ही सदनों के सदस्य समान रूप से भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार दोनों ही सदनों को है। एक सदन अभियोग लगाता है और दूसरा उसकी जांच करता है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा राष्ट्रपति तथा मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत करने के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति के द्वारा की गई संकटकालीन उद्घोषणा की स्वीकृति भी दोनों सदनों से आवश्यक है। तो इस प्रकार जो है हमने जो है देखते हैं कि दोनों सदनों की जो शक्तियां कुछ मामलों में अधिक है और कुछ मामलों में बराबर है ना। राज्यसभा को कुछ विशिष्ट शक्तियां भी प्राप्त हैं, जैसे कि अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों से बहुमत पारित करके जो है 2/3 बहुमत से घोषित कर सकती है कि राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची के अमुक विषय पर कानून बनाना आवश्यक है। इसी तरह अनुच्छेद 312 के द्वारा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्यसभा नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त हैं और ऐसा होना स्वाभाविक भी है। संसदीय व्यवस्था में अंतिम निर्णय की शक्ति लोकप्रिय सदन को ही हो सकती है, परोक्ष रूप से निर्वाचित द्वितीय सदन को नहीं। संविधान निर्माताओं के द्वारा भी राज्यसभा की कल्पना प्रथम सदन के सहायक और सहयोगी सदन के रूप में की गई थी, प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं, और राज्यसभा के द्वारा इसी रूप में आचरण किया गया है। तो आज इस प्रकार हमने जो इस भारतीय संसद की वीडियो की श्रृंखला में दोनों सदनों का पृथक पृथक संगठन, कार्य, शक्तियों का अध्ययन किया और बाद में तुलनात्मक रूप से इन सदनों की शक्तियों का विवेचन करते हुए इसको समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।